साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता के नए गठबंधन की नींव पड़ चुकी है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इंडिया से मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसके साथ ही इन दलों ने 2024 के लिए नए सियासी समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया। बता दें कि इस गठबंधन में कई ऐसे दल भी आए हैं जो अपने अपने राज्यों में एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में जनता के सामने एक मजबूत विकल्प देने के लिए इन दलों के साथ आने को ही एकमात्र रास्ता माना है। अब इस गठबंधन की अगली बैठक अगस्त महीने में मुंबई में होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है, जो कि इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का एक्सप्लेनर। कहते हैं कि राजनीति क्या ना करा दे, इसमें कभी दुश्मन दोस्त हो जाते हैं तो कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। सत्ता में आने की ललक ऐसी ही होती है कि धुर विरोधी भी बगल में बैठकर अपने हो जाते हैं और अपने भी पल भर में पराए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की जो तस्वीर बनने जा रही है, उसमें कुछ ऐसे ही धुर विरोधी एक मंच पर आ तो गए हैं, लेकिन लोकसभा की सीटों को लेकर इन सबके बीच फैसला कैसे होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अब खबर यह है कि विपक्षी एकता के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को इस बैठक की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको यह भी बता दें कि इंडिया नाम के इस नए गठबंधन में जितने दल हैं उतने ही पेच भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल फिर यही है कि विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय छत्रपों और राष्ट्रीय दल कांग्रेस के बीच भला सीटों का बंटवारा होगा कैसे, क्योंकि इस गठबंधन में कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जिससे अलग होकर विभिन्न राज्यों में कई राजनीतिक शक्तियां खड़ी हुई हैं और सत्ता तक पहुंची हैं। यही वजह है कि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 26 दलों का गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर किस तरह का फॉर्मूला निकाल पाता है, जो हर पार्टी को स्वीकार हो जाए और सभी उस फॉर्मूले पर तैयार हो जाए। जानकारों की माने तो विपक्षी गठबंधन का मेन फोकस उन 6 राज्यों पर सबसे ज्यादा है जहां पर बीजेपी को मजबूती से घेरा जा सकता है और वहां उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया भी जा सकता है। इन 6 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें 230 हैं। यही वजह है कि इन्हें लेकर सियासी समीकरण बैठाने की जुगत ही विपक्षी एकता के लिए 2024 की राह आसान कर देगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं। ये राज्य हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र। अब सीटों की संख्या की बात करें तो यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, पंजाब में 13 और दिल्ली में 7 सीटें। लेकिन इन सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को किसी भी हालत में बराबरी की सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत लगभग तीसरे नंबर के दल जैसी है। अब आपको समझाते हैं कि इन 6 राज्यों के अलग अलग दलों का वर्तमान राजनीतिक कद कितना है। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मैं बात करता हूं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और पार्टी ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मात्र 5 सीट उसे जीत मिली, 5 सीटों पर, जबकि उसके गठबंधन वाली बीएसपी 10 सीटों पर बाजी मार गई। यूपी की 31 सीटें ऐसी थी जिन पर सपा दूसरे नंबर पर रही, वहीं मात्र 1 सीट ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आया था। अब बात कांग्रेस की अगर करें तो साल 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस ने 67 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उसके खाते में केवल 1 सीट गई थी, वो भी रायबरेली की। इस सीट से सोनिया गांधी जीती थी, जबकि यूपी की 3 सीटों पर कांग्रेस दूसरे और 58 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। इस वक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल होने वाले राष्ट्रीय लोक दल ने भी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तीनों ही सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। अब आप आंकड़ों से समझ सकते हैं कि जिस कांग्रेस की स्थिति यूपी में चौथे नंबर की पार्टी वाली है, उसे भला समाजवादी पार्टी बराबर सीटें कैसे दे सकती है। जानकारों की माने तो सपा साफ संदेश दे चुकी है कि गठबंधन की स्थिति में यूपी के अंदर नेतृत्व उसी का होगा। ऐसे में अगर हम यूपी में विधानसभा की स्थिति को देखें तो समाजवादी पार्टी राज्य में 111 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहीं 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली आरएलडी के खाते में 8 विधायक हैं, जबकि 399 प्रत्याशी मैदान में उतरने वाली कांग्रेस के खाते में मात्र 2 विधायक। ऐसे में बड़ा सवाल फिर यही है कि सपा कांग्रेस को बराबर सीटें देने के लिए क्या तैयार भी होगी, और अगर होगी तो यूपी की 80 सीटों का तीनों दल में बंटवारा कैसे होगा। अब बात करते हैं बिहार की। बात बिहार की करेंगे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन कर चुनावी ताल ठोकी।
राज्य में 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जेडीयू ने 16 सीटें जीती और एक सीट पर पार्टी का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लालू यादव की आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, ये सब महागठबंधन के बैनर तले चुनाव में थी। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से एक सीट पर उसे जीत मिली। 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 18 सीटों पर पार्टी दूसरे और एक सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन आरजेडी का स्कोर 0 रहा था। इसके बाद साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन जेडीयू की तुलना में कहीं बेहतर रहा। यह चुनाव भी जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और आरजेडी ने कांग्रेस लेफ्ट के साथ, लेकिन बाद में जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन समाप्त कर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। आज भी आरजेडी बिहार विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं जेडीयू तीसरे नंबर पर। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 सीटों में 4 पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट का बंटवारा आखिर कैसे होगा। तो बिहार के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। विपक्षी गठबंधन में अगर सबसे बड़ा पेच किसी राज्य में फंसा है तो वो है पश्चिम बंगाल। बंगाल में लोकसभा की 48 सीटें हैं और यहां विपक्षी एकता इंडिया के करीब 3 प्रमुख दल सियासी मैदान में हैं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारते आए हैं अब तक। इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी प्रमुख हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे। उसके खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी, जबकि सीपीएम ने 42 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उसका स्कोर 0 रहा। राज्य के 27 सीटों पर सीपीएम के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। वहीं टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें अपने खाते में की थी। इसके साथ ही ममता की पार्टी 19 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी, ममता बनर्जी की टीएमसी। केवल एक सीट थी जिसने टीएमसी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा था। ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां जो पार्टी मजबूत है वो वहां बीजेपी से मुकाबला करे, हम समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस को भी हमें बंगाल में समर्थन करना होगा। दरअसल बंगाल में समस्या कांग्रेस टीएमसी के बीच उतनी नहीं है जितनी लेफ्ट और टीएमसी के बीच में है। असली पेच लेफ्ट और टीएमसी के बीच ही फंसा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद लेफ्ट पार्टियों ने साफ कर दिया था कि बंगाल में उनकी ममता की पार्टी के साथ गठबंधन संभव नहीं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में गठबंधन का आकार क्या रहेगा, क्या विपक्षी दल लेफ्ट पार्टी को मना पाएंगे या नहीं, या मना भी लेंगे तो टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ किस तरह सामंजस्य बैठा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है इस इंडिया गठबंधन के सामने जो बड़े लेवल पर बना हुआ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र में पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस ने 25 सीटों पर उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को एक सीट पर जीत भी मिली थी, जबकि पार्टी 21 सीटों पर दूसरे और 2 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने अपने कोटे की 19 में से 4 सीटें जीती और 15 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। अब इस बार गठबंधन में शिवसेना यूबीटी भी है। संयुक्त शिवसेना ने 2019 में 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 18 सीटें जीती थी। 5 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर शिवसेना और एनसीपी का दावा मजबूत दिखता है, लेकिन आज दोनों ही दिल टूट चुके हैं। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे की राह यहां भी आसान नहीं दिखती है। अब बात दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.2% था। कांग्रेस दिल्ली की 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, वहीं 2 सीटों पर उसके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब था। दिल्ली की सत्ता पर होते हुए भी पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 में से 2 सीटों पर दूसरे और 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। अब 2024 के लिए कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिन सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी वो सीट उसके खाते में आए, जबकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव और एमसीडी के नतीजों को लेकर खुद को बहुत मजबूत बताकर ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी। ऐसे में दोनों पार्टियां दिल्ली की सीटों को लेकर किस तरह से किस नतीजे पर पहुंचेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं हम पंजाब पर। पंजाब की बात अगर करें तो संख्या बल के लिहाज से यहां लोकसभा सीटें 13 हैं। साल 2019 के लोकसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर जीती थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी और पार्टी के उम्मीदवार 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर विपक्षी गठबंधन में जाने से पहले ही यह कह दिया था कि कांग्रेस दिल्ली, पंजाब में चुनाव ना लड़े तो हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वटिंग से लेकर विधानसभा में विधायक दल के नेता तक सभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखे। ऐसे में कांग्रेस के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरना आसान नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2024 में विपक्षी गठबंधन के सामने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जितने राज्य और जितनी पार्टियां हैं, सीट बंटवारे की राह में उतने ही पेच हैं और उतनी ही रुकावटें। टीम न्यूज़ नेशन।